आज के वीडियो में करेंगे अपन इंडियन पॉलिटी। ठीक है ना। इसकी दो ही क्लास अपन करेंगे, एक तो आज वाली जिसमें ये सभी टॉपिक होंगे। भारत का संविधान एवं नीतियां, इनका नाम है। संवैधानिक विकास हो गया, संविधान सभा, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है और मौलिक कर्तव्य। ये टॉपिक अपन आज करेंगे यानी इस वीडियो में। और दूसरा एक वीडियो और आएगा जिसमें बाकी सभी टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। पीवाईक्यूज अपन करने वाले हैं ट्रिक्स के साथ में। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन पूछा गया था, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था? ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1858 का भारत शासन अधिनियम। आंसर आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में पहली बार रेगुलेट रेगुलेट का मतलब कंट्रोल रेगुलेट किया और वोरेन हेस्टिंग्स को जनरल बना दिया गया था। किसको बनाया गया था? वोरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था 1773 में। क्वेश्चन आगे है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? कलकत्ता में ऑप्शन है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 चार्टर या 1853 चार्टर एक्ट। आंसर यही है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अंग्रेजों ने न्याय के लिए 1774 में कलकत्ता में कोर्ट खोला था। ठीक है ना। एलिजा इम्पे पहले जज यहाँ पे बने थे, तो ये 1774 में। दूसरा है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीन को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था? यानी किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय और चीन को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन है 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर, 1833 का या 1853 का चार्टर एक्ट। आंसर आएगा 1813 का चार्टर एक्ट। 13 13 में कंपनी का 13वां हो गया था, बस चाय चीन बचा था। कैसे याद करेंगे कि 13 में क्या हो गया था? कंपनी का 13वां हो गया था, क्या बचा था? चाय और चीन बचा था। क्वेश्चन आगे है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का, 53 का या 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 में विलियम बेंटिंग पूरे इंडिया के पहले बॉस यानी गवर्नर जनरल बने थे। कौन बने थे? विलियम बेंटिंग बने थे। क्वेश्चन आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के हाथों में कब गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कब गया था? ऑप्शन है 1833, 53, 1858 या 1861। आंसर आएगा 1858। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में महारानी ने सीधा टेक ओवर ले लिया था। सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ था 1857 की क्रांति के बाद में ये यही हुआ था। प्रश्न आगे पूछा गया कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत कौन से अधिनियम से है? ऑप्शन है 1858 अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का अधिनियम या 1909 का अधिनियम। आंसर है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 में कैनिंग ने सबको अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए थे। किसने बांटे थे? 1861 में कैनिंग ने। प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? इनडायरेक्ट इलेक्शन कब शुरू हुए? ऑप्शन है 1861, 1892, 1909 या 1919। ये हुए थे 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1892 में भारतीयों को बजट पर बहस करने और अप्रत्यक्ष चुनाव का हक मिला था 1892 में। क्वेश्चन आगे है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट की जो व्यवस्था है वो किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन है 1892 का अधिनियम, 1909 मार्ले मिंटो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम। पृथक निर्वाचक मंडल ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था 1909 का। 1909 में मिंटो ने हिंदू मुस्लिम एकता में जहर घोल दिया था। कब? 1919 में। क्वेश्चन आगे है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी?
प्रांतों में द्वैध शासन। ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का, 1935 का या 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है उसके तहत हुई। 1909 1919 में द्वैध यानी दो शासन प्रांतों को लागू हुआ। कैसे याद करेंगे? 1919 लिखते हैं, इसमें दो बार एक आता है और दो बार क्या आता है? नो आता है। 1919 में ये द्वैध शासन शुरू हुआ था। प्रश्न है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ था? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या 1947। यहाँ पे केंद्र की बात हो रही है तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 में प्रांतों को आजादी दी, प्रांतों को छोड़ दिया और केंद्र को डबल शिकंजे में ले लिया, ठीक है ना, द्वैध शासन में ले लिया था केंद्र को। प्रश्न आगे है कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुई, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हुई। ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या 1947। भारत में संघीय न्यायालय ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के एक्ट से ही 1937 में दिल्ली में फेडरल कोर्ट खुला था। 1935 का अधिनियम था और 1937 में यह दिल्ली में फेडरल कोर्ट खुला। क्वेश्चन आगे है कि भारत में ब्रह्मा को किस अधिनियम के तहत अलग करा था? बर्मा म्यांमार को कौन से अधिनियम के तहत अलग करा था भारत से? ऑप्शन 1909, 1919, 1935 या 1947। आंसर आएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 35 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1935 के कानून ने इंडिया से ब्रह्मा को अलग कर दिया था 1937 में। प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन है 1919, 1935, 47 या 1892। आंसर आएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। देश की करेंसी कंट्रोल करने के लिए 1935 के एक्ट से आरबीआई बना था। आगे प्रश्न पूछा गया कि किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दासता का नया चार्टर कहा? दासता का नया चार्टर कहा था, किसको कहा था? ऑप्शन है 1909 मार्ले मिंटो, 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, 1935 का भारत शासन अधिनियम या क्रिप्स मिशन 1942। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दासता का नया चार्टर, तो ये कहा था 1935 का भारत शासन अधिनियम को। नेहरू जी ने 1935 के एक्ट को बिना इंजन वाली अनगिनत ब्रेकों की मशीन भी कहा था। क्वेश्चन आगे है कि भारत सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था? भारत सचिव का पद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया का पद है वो किस अधिनियम के तहत सृजित हुआ? ऑप्शन है 1784, 1833, 1858 या 1909। आंसर 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 में कंपनी हटी और लंदन में बैठकर राज करने के लिए भारत सचिव का पद बना था। क्वेश्चन आगे है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति इस चार्टर एक्ट द्वारा मिली। जो ईसाई मिशनरी हैं उनको भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कौन से चार्टर के तहत दी गई थी? ऑप्शन है 1793, 1813, 1833 या 1853। ये था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 में व्यापार खत्म किया तथा पादरी मिशनरी को एंट्री दे दी थी। प्रश्न आगे है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था किस एक्ट से शुरू हुई? सिविल सेवकों की जो भर्ती है उनके लिए जो खुली प्रतियोगिता शुरू हुई थी वो कौन से एक्ट के तहत हुई? ऑप्शन है 1833, 1853, 1861 या 1892। आंसर आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 मेकाले समिति से भारतीयों के लिए भी आईएएस के दरवाजे खुल गए थे। प्रश्न आगे है कि भारत परिषद को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? जो भारत परिषद है, काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसको इस अधिनियम के तहत समाप्त करा। ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या 1947। आंसर आएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1858 में बनी थी। भारत परिषद को 1935 में जड़ से खत्म कर दिया गया। 1858 में बनी थी, क्रांति के 1 साल बाद में 1935 को खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन आगे है साइमन कमीशन 1927 का गठन इस अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में वो किस अधिनियम की जांच पड़ताल के लिए करा था? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 या 1892।
आंसर आएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 के एक्ट में लिखा था कि 10 साल बाद जांच आएगी, इसलिए 1927 में साइमन आ गया था। 1919 के एक्ट में क्या लिखा था? 10 साल बाद में जांच आएगी, ठीक है ना? ये क्या था, क्या हुई 10 साल बाद? 29, इसलिए 1927 में साइमन आया था। क्वेश्चन आगे है कि महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार भारत में किस अधिनियम में मिला था? ऑप्शन है 1892, 1909, 1919 या 1935। महिलाओं को अधिकार मिला था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। 1919 में महिलाओं को भी वोट देने का हक पहली बार दिया गया। कैसे याद करेंगे 1919? कि जितना समानता 19 और 19 में है, उतनी ही समानता किसमें है? मेल और फीमेल में है। ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? जो संविधान सभा का गठन हुआ वो किस योजना के आधार पे हुआ? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, रेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान का कैबिनेट बनाने के लिए कैबिनेट मिशन ही तो आएगा। कैबिनेट से अपन ने याद करा कमरा की, जो संविधान का कमरा बनाने के लिए क्या आएगा? कैबिनेट मिशन आएगा। कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर या 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी 9 तारीख को पहली मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे। यानी सच्चे आदमी को क्या बनाया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। 9 से अपन याद करेंगे न्यू, यानी सबसे पहली थी तो न्यू ही थी, तो 9 दिसंबर से। क्वेश्चन आ गया है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? परमानेंट रेजिडेंट किसे बनाया, प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद या जे बी कृपलानी। तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद यानी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र बाबू को स्थायी रूप से राजा यानी अध्यक्ष माना था। राजेंद्र प्रसाद को क्या माना था? स्थायी अध्यक्ष माना था 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है संविधान के सलाहकार कौन हो सकते हैं, अपने को पता ही है। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी या जवाहरलाल नेहरू। आंसर आएगा बी एन राव। बी एन राव, सर बेनेगल नरसिंह राव राव साहब ने बिना किसी पद के पूरा ड्राफ्ट तैयार कर सलाह दी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्ताव किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पारित किया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर को सबसे पहली बैठक हुई थी। 11 वाली में राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया था? स्थायी सदस्य बनाया था। और 13 दिसंबर को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान का उद्देश्य दुनिया के सामने रखा था कि किस उद्देश्य से ये बना रहे हैं। कथन है कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर को तो दिया ही था। 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 या 24 जनवरी 1950। 22 जनवरी 1947 यानी 13 दिसंबर को पेश हुआ था। देखो 13 दिसंबर को क्या हुआ था? पेश हुआ था। उसके बाद में टाइम कितना लगा? दिसंबर, जनवरी, 22 जनवरी। और पास कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को जाकर हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। आंसर आएगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्ट यानी डिजाइन तैयार करने का जिम्मा आर्किटेक्ट अम्बेडकर जी को मिला था। क्वेश्चन आगे है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त, 20 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। आजादी के ठीक 14 दिन बाद, 15 अगस्त से 15 से बाद में 29, ठीक है ना? कितने दिन का गैप हुआ? 14 दिन का गैप हुआ। और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट बनाने की टीम बन गई थी। क्वेश्चन आगे है
प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 5, 7, 9 या फिर 11। इसमें से 7 सदस्य, एक अध्यक्ष थे, 6 सदस्य थे, यानी कुल 7 लोगों की दमदार टीम बनी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, और 2 वर्ष 10 माह है 15 दिन। आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो 3 साल में सिर्फ 12 दिन कम थे। देखो 3 साल में कितने दिन कम थे? 12 दिन। अगर इनमें 12 जोड़ते हैं अपन, 18 में 12 जोड़ते हैं, ठीक है ना, 1 महीना ऐड हो जाएगा इसमें। कितने महीने हो जाएंगे? 11 माह के 12 हो जाएंगे। और किसमें जुड़ जाएंगे? 2 वर्ष में जुड़ जाएंगे। कितने वर्ष हो जाएंगे? 3 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत करा था? कब अंगीकृत करा था संविधान सभा ने? ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950। आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। प्रस्ताव में लिखा है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संसद द्वारा अंगीकृत, आगे कुछ लिखा है, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? लास्ट जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। लास्ट वाली हुई थी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, जनवरी की 24 तारीख 1950। गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले। गणतंत्र दिवस कब? 26 जनवरी। 26 जनवरी से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को सबने संविधान पर अपने साइन किए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज जो अपना है वो कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 7वें महीने में अपनाई था 22 तारीख को, यानी आजादी 15 अगस्त से पहले झंडे को तैयार तो करना था ना 22 जुलाई को, यानी 15 अगस्त आगे क्या आने वाली थी? 15 अगस्त आने वाली थी, ठीक है ना। 15 अगस्त से पहले इन्होंने 7वें महीने में ही यानी जुलाई में ये तिरंगा अपना लिया था। क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? नेशनल एंथम को। ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। आंसर आएगा 24 जनवरी 1950। ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को और इसी दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत फाइनल हुए थे। प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है केवल एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, के.एम. मुंशी या टी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। अध्यक्ष एक था और उपाध्यक्ष कितने थे? 2 थे, मुखर्जी और कृष्णामाचारी। क्वेश्चन आगे है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन है 9, 11, 15, 20। 15 महिलाएं थी। आजादी के समय संविधान बनाने में 15 धाकड़ महिलाओं ने योगदान दिया था, 15 ने। प्रश्न आगे है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? ऑप्शन है बेगम एजाज रसूल, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी या फिर राजकुमारी अमृत कौर। तो ये थी बेगम एजाज रसूल। इन्होंने अपने सारे रसूल उसूल छोड़ दिए थे और ये सदस्य बनी थी। 15 महिलाओं में से बेगम एजाज रसूल अकेली मुस्लिम महिला थी। क्वेश्चन है कि रियासतों से संविधान सभा में अधिकतम कितने सदस्य आ सकते हैं? रियासतों से कैबिनेट मिशन के अनुसार। ऑप्शन है 73, 93, 292 या 379। रियासतों से आ सके थे 93। राजा महाराजाओं के लिए 93 सीटें हैं वो रिजर्व थी, बिना चुनाव के, बिना मनोनयन के। प्रश्न आगे है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? जो संविधान सभा है उसकी संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार। ऑप्शन है 296, 389, 299 या 395। कुल पूछा है तो कुल थी 389। 292 कहाँ से? प्रांतों से। 4 कहाँ से? कमिश्नरी से। प्लस 93 रियासत से। कितनी होगी? 300
89 टोटल। प्रश्न आगे है कि भारत पाक विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? भारत जो पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, उसके बाद में संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई थी भारत में? ऑप्शन है 389, 299, 284 या 200। पीछे रह गए थे 299। पहले कितने थे? 389। बाद में कितने रहे? 299। पाकिस्तान वाले चले गए तो भारत के हिस्से में 299 मेंबर्स बचे। प्रश्न आगे है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? कब? लास्ट बैठक को 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन है 299, 284, 389 या 200। तो ये हस्ताक्षर करने वाले थे 284। 299 में से उस दिन 284 लोग ही प्रेजेंट थे जिन्होंने साइन करे थे। प्रश्न आगे है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बी आर अम्बेडकर। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, आंसर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार जी ने ही अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। दूसरा नेक्स्ट है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर्स कमेटी। ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जहां संघ वर्ड आए और 99%, इसका आंसर आएगा नेहरू जी होंगे अध्यक्ष। क्वेश्चन है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, जी बी मावलकर, बी आर अम्बेडकर। तो इनके थे राजेंद्र प्रसाद। यानी जो अध्यक्ष होगा वही तो सभा का संचालन करेगा, स्टीयरिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान में विभाजन के बाद कहाँ से हुआ था? यानी जो भारतीय संविधान निर्माण में बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन जो हुआ था वो संविधान सभा में कहाँ से हुआ था? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, मद्रास से या पंजाब से। आंसर है बॉम्बे या फिर बम्बई प्रेसिडेंसी से। पहले बंगाल से जीते थे पर वो हिंसा पाकिस्तान में चला गया था तो बम्बई पुणे सीट से दोबारा लाए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय कहा है किसने? बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन है प्रस्तावना, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 21। आंसर आएगा अनुच्छेद 32 को। इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। उसमें अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर राइट्स छीन जाएं या कोर्ट नहीं जा सको तो राइट्स बेकार हैं, इसलिए आर्ट 32 आत्मा है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया था? ऑप्शन है संघ संविधान समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, प्रारूप समिति या प्रांतीय संविधान समिति। तो वो समिति थी प्रारूप समिति। संविधान का पूरा ड्राफ्ट आर्किटेक्ट अम्बेडकर जी ने प्रारूप किया था। क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था? नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था भीमराव अम्बेडकर ने? ऑप्शन है संविधान की आत्मा, संविधान की अनोखी विशेषता, बेकार घोषणा या मौलिक अधिकारों का पूरक। इन्होंने कहा था संविधान की अनोखी विशेषता। अम्बेडकर जी को नीति निर्देशक तत्व हैं ये बहुत अनोखे लगे थे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, कौन कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव। फादर साहब कहे जाते हैं भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग के मुख्य आर्किटेक्ट होने के कारण उन्हें यह उपाधि मिली थी। क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में पहली बार किस पार्टी की सहायता से चुना गया था? ऑप्शन है कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। आंसर आएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। 1946 में बंगाल की जयसुल कुलना में कुलना से मुस्लिम लीग और जोगेंद्र नाथ मंडल की मदद से ये जीते थे। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? ऑप्शन है भाग 1, 2, 3, 4। यह भाग 2 में नागरिक 2 नंबर का काम नहीं करता है। यानी भारत का जो नागरिक है वो याद कैसे करेंगे कि नागरिक 2 नंबर का काम नहीं करता है, तो भाग 2 में है नागरिकता। क्वेश्चन आगे है कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किससे है? 5 से 11 में क्या है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, नागरिकता, संघ राज्य क्षेत्र या मौलिक कर्तव्य। इसमें नागरिकता है 5 से 11।
बस सिटीजन कैसे बने यही बताया गया है। यानी अगर नागरिकता लेनी है तो 5 से 11 अच्छे से पढ़ो। प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रदान करता है? उसने दोहरी नागरिकता, एकल, राज्यों की अलग नागरिकता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एकल नागरिकता देता है भारत। हम राजस्थानी या गुजराती बाद में है, पहले क्या है, इंडियन है। ये है एकल नागरिकता। ऑप्शन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस। आंसर आएगा ब्रिटेन से। यानी अंग्रेज हमें बांट कर गए पर संविधान ने हमें एक रखा, ब्रिटेन की तर्ज पर। अंग्रेजों ने बांटने का काम करा था, लेकिन एक रखने का काम भी कहाँ से सीखा था? ब्रिटेन से। क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की अंतिम शक्ति किसके पास है? नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, गृह मंत्रालय। आंसर है संसद। अनुच्छेद 11 में के तहत केवल संसद ही नागरिकता के कानून बदल सकती है। कौन से में कहा गया है? 11 में। क्वेश्चन है कि संसद ने पहला नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित करा था? ऑप्शन है 1950, 55, 76 या 86। आंसर है 1955। संविधान लागू होने के 5 साल बाद 1955 में पहला सिटीजनशिप एक्ट आया था। प्रश्न है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके नागरिक अधिनियम 1955 में बताए गए हैं? कितने तरीके बताए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। आंसर 5 तरीके। इसमें कौन से? अपन नाम याद रखेंगे। ब्रांड, ब्रांड, बी से बर्थ, ठीक है ना, आर से रजिस्ट्रेशन, ए से एरिया इनकॉर्पोरेशन, एन से नेचुरलाइजेशन या फिर डी से डिस्केंट। यानी 5 इसमें कुल तरीके हैं। प्रश्न है कि किस भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त होने के कितने तरीके हैं? कितने तरीकों से नागरिकता खत्म कर सकते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आंसर आएगा 3 तरीके हैं। कौन से? त्याग, बर्खास्तगी और वंचित करना। 3 तरीके हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 8, 9, 10 या 11। आंसर आएगा अनुच्छेद 9। 9 से याद करेंगे। नो, नो यानी क्या? नो क्या नहीं करना है? ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं लेनी है, 2 की नहीं लेनी है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी बने तो इंडिया में नो एंट्री, नो नागरिकता। क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए किन देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने से संबंधित है? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार या फिर पाकिस्तान, ईरान, नेपाल। इसमें शामिल हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। पीबीए वैसे भी याद रह जाएंगे ये नाम तो। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित जो अल्पसंख्यक हैं उनको शरण सीएए के तहत। क्वेश्चन आगे है कि सीएए 2019 के तहत किस धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है हिंदू, बी ऑप्शन है सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और पारसी। इसमें से मुस्लिम को शामिल नहीं करा गया है। मुस्लिम बहुल देश है इसलिए वहां के अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया गया है। जैसे हिंदू हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, पारसी, क्रिश्चियन, इनको। प्रश्न आगे है कि प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2000, 2003, 2005 या 2015। ये स्टार्ट हुई थी 2015। 2015 में एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पे ओसीआई कार्ड शुरू हुआ था, यानी बिना वोटिंग राइट के लाइफ टाइम वीजा। प्रश्न आगे है कि अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को नागरिकता प्राप्त करने का क्या अधिकार आधार था? किस आधार पे थी नागरिकता? ऑप्शन है भारत में जन्म हो, माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हो, या फिर संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास हो, या उपयुक्त सभी। आंसर आएगा उपयुक्त सभी हो। संविधान बनते ही जो इंडिया में था, यानी जन्म, पेरेंट्स और 5 साल से निवासी हो, सबको सिटीजन मान लिया गया। प्रश्न है कि भारत का नागरिक बनने के लिए देशीकरण द्वारा आवेदन करने से पहले व्यक्ति को भारत में कम से कम कितने वर्ष रहना आवश्यक है सामान्यतः? ऑप्शन है 5 वर्ष, 7, 11 या 12। इनको 11 वर्ष, 11 प्लस 1 12 वर्ष। नॉर्मल विदेशी को कम से कम 11 साल इंडिया में रहना पड़ता है और सीएए 2019 वालों के लिए इसे 5 साल कर दिया गया।
क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन है भाग 2, 3, 4 या 5। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 1235, अधिकार मांगने के लिए 3 उंगलियां, यानी भाग 3 उठाओ, ठीक है ना। 12 से 35, 12 से 35। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार वाले को? ऑप्शन है संविधान की आत्मा, भारत का मैग्ना कार्टा, संविधान का हृदय, या कल्याणकारी राज्य का चार्टर। आंसर आएगा भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा। 1215 में ब्रिटेन के राजा ने मैग्ना कार्टा से अधिकार दिए थे, इसलिए हमारे राइट्स भी मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। उपमा दी गई है यहाँ। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कौन से देश से ली? ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, आयरलैंड। ये ली गई है अमेरिका। अमेरिका दुनिया का दादा है, तो अधिकार भी अमेरिका से ही लिए हैं। अपन ने ये सीखा है। क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं? ऑप्शन है मूल में 6 थे, वर्तमान में 7 है, या मूल में 7 थे, वर्तमान में 6 है, पहले 8 थे, आज 7 है, या फिर पहले 7 थे, अभी 5 है। आंसर है कि मूल संविधान जो था उसमें 7 थे और वर्तमान में 6 है। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया है और 7 से 6 रह गए हैं। प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से इस संशोधन द्वारा हटाया गया, यानी 7 से 6 कब करे थे? ऑप्शन है 42वां संशोधन 1976, 44वां 1978, 86वां 2002, या फिर 73वां 1992। आंसर आएगा 44वां संशोधन 1978, 44वां 1978। 4 4, 4 प्लस 4 क्या? 8, ठीक है। 4 प्लस 4 8, 1978। ऐसे याद करेंगे कि 44वां 1978 का था। मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संशोधन से संपत्ति का अधिकार और खेल खत्म कर दिया गया। संपत्ति का जो 4 यानी अधिकार जातो चोर लिया था संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के किस भाग अनुच्छेद में एक विधिक कानूनी अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12, भाग 12 अनुच्छेद 300 ए, भाग 3 अनुच्छेद 31, भाग 10 अनुच्छेद 200, या फिर भाग 14 अनुच्छेद 315। आंसर है भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए में को ऐड किया कि संपत्ति के भाग को जो है 3 से निकालकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए के लोकर में बंद कर दिया गया था। इसमें 300 ए में। प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत, विधि के समकक्ष क्षमता और विधियों की समान संरक्षण, अवसर की समानता, उपाधियों का अंत। इसमें आता है विधि के समकक्ष क्षमता, ठीक है ना, यानी 14 कानून के सामने सब एक समान खड़े हैं, एक समान है सब, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है? इनके तहत भेदभाव नहीं करना है, ऐसा किसमें कहा? अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर 17। आंसर है अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 मूवी देखी है, आयुष्मान खुराना जाति भेदभाव के खिलाफ लड़ता है, ठीक है ना, आर्टिकल 15। प्रश्न है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता इस अनुच्छेद में है? लोक नियोजन के अवसर में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 16, 17, 18। आंसर है अनुच्छेद 16, यानी 16 सरकारी नौकरी में सबको 16 आने बराबर मौका मिलेगा, ठीक है ना। यानी 16 आने बराबर मौका मिलेगा किसमें? अनुच्छेद 16 में, सरकारी नौकरी। क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, 17, 18, 19। अस्पृश्यता का अंत आता है अनुच्छेद 17। 17 से मतलब खतरा, खतरा याद रखेंगे कि छुआछूत की बीमारी से समाज को खतरा है, इसे 17 से खत्म किया। क्वेश्चन आगे है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, 17, 18, 19। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18। 18 की उम्र में राजा महाराजा की उपाधियां छीन ली गई, सिर्फ सेना और शिक्षा में छूट है। सिर्फ कहाँ मिलेगी? सेना और शिक्षा में उपाधियां मिलेगी, बाकी सबकी छीन ली 18 में। क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है? कौन सा अनुच्छेद 19 देता है स्वतंत्रता की नागरिकता? स्वतंत्रता कितनी प्रकार की स्वतंत्रता देता है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। ये स्वतंत्रता है 6 प्रकार की, ठीक है ना, 6 प्रकार की। पहले 7 थी, संपत्ति वाली हट गई,
तो अब 6 आज़ादियाँ बची हैं, कौन-सी? बोलने, घूमने, बसने की। प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित मानी गई है? अनुच्छेद 19 ए, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या 20, 21 या 22? प्रेस की स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 19 एक ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया को बोलने की आज़ादी 19 ए से मिलती है। प्रश्न है कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है ना, प्रोटेक्शन, किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। आंसर आएगा अनुच्छेद 20। यानी T20 मैच की तरह क्रिमिनल को भी 3 मौके मिलते हैं, ठीक है ना? नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो डबल जेओपार्डी, या फिर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्वेश्चन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? प्राणों की और देह की स्वतंत्रता। ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 21, 22, 23। आंसर आएगा अनुच्छेद 21। 21 साल के होते ही लाइफ एंड लिबर्टी सबसे प्यारी हो जाती है, ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार, ओटा स्वामी जजमेंट किस अनुच्छेद का हिस्सा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 19, 21 या 25। राइट ऑफ प्राइवेसी, ये है अनुच्छेद 21, बिना प्राइवेसी के लाइफ, इसलिए इसे लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में डाल दिया। क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार किस नए अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 86वां संशोधन कब हुआ? 2002 को। इसमें शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में जोड़ा था? ऑप्शन है 21 ए, 45, 51 या 24। आंसर है 21 ए, ठीक है ना। शिक्षा के बिना जिंदगी अधूरी है, इसलिए 21 के साथ ए एप्पल लगा दिया। क्वेश्चन है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, 21, 22, 23। तो ये है अनुच्छेद 22 में। 22 मतलब पुलिस भाई यानी भाई बनकर 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। 22 कैसे याद करेंगे? 22 से भाई याद करेंगे। भाई कौन बनेगी? पुलिस बनेगी और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। क्वेश्चन है कि मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम। ऑप्शन है अनुच्छेद 23, 24, 25, 26। आंसर आएगा अनुच्छेद 23। 23 बेगार प्रथा और इंसानों की तस्करी को 23 यानी तेज डंडे मारकर रोका। यानी जो 23 है उसको कैसे रखेंगे? 23 को तेज डंडे मारे और किससे रोका? बेगार प्रथा से और इंसानों की तस्करी को रोका। प्रश्न है कि कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? ठीक है ना। ऑप्शन है अनुच्छेद 23, 24, 25, 29। तो ये है अनुच्छेद 24 में। जो 24 अनुच्छेद है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 24 घंटे काम करने से रोकता है। आर्टिकल 24 कि 24 घंटे काम आप नहीं कराओगे 14 साल से कम उम्र के बच्चों से। क्वेश्चन है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। आंसर आएगा अनुच्छेद 25। 25 साल की उम्र में आप अपनी मर्जी का धर्म मान सकते हैं। ऐसे याद करेंगे आर्टिकल 25 को कि 25 की उम्र में अपने धर्म है वो मान सकते हैं। प्रश्न है कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग मानी गई है कि सिख कृपाण धारण करेंगे? ऑप्शन है अनुच्छेद 25, 26, 29, 30। आंसर आएगा अनुच्छेद 25। स्पष्टीकरण 1, धर्म के आचरण की आजादी 25 में है, ठीक है ना, इसलिए कृपाण भी 25 में है। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यक जो मिनोरिटीज हैं उनका संरक्षण किसमें है? प्रोटेक्शन। ऑप्शन है अनुच्छेद 28, 29, 30, 32। आंसर आएगा अनुच्छेद 29। 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की उन्नति के लिए सुरक्षा। 29 में है उन्नति। 29 में क्या है? उन्नति है, किसकी है? अल्पसंख्यकों की भाषा की, लिपि की, संस्कृति की। क्वेश्चन है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ऑप्शन है अनुच्छेद 28, 29, 30, 32। ये है अनुच्छेद 30 में, ठीक है ना। यानी माइनॉरिटी वाले अपना जो मदरसा है, कॉलेज है, वो 30 में खोल सकते हैं। 30 में, ठीक है ना, मदरसा और कॉलेज। क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार
ऑप्शन है अनुच्छेद 30, 31, 32, 35। आंसर आएगा अनुच्छेद 32। 32 दांत होते हैं। अगर राइट्स छीने तो 32 दांत दिखाकर सुप्रीम कोर्ट सीधा एक्शन यानी रीट लेगा। कैसे याद करेंगे कि 32 32 से क्या याद करेंगे? दांत। 32 क्या होते हैं? दांत। अगर हमारे राइट्स छीने तो हम सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सीधा एक्शन लेगा दांत दिखा के। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करता है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो ये रीट होते हैं 5। ठीक है ना? 5 होते हैं। हाथ की 5 उंगलियों से 5 रीट। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, प्रत्यक्षीकरण परीक्षा। ठीक है ना? प्रत्यक्षीकरण परीक्षा 2 हो गए। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण ये अलग। ठीक है? यानी ये टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। क्वेश्चन आगे है, किस रीट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? वी कमांड। यानी कौन सी रीट ऐसा बताती है किसका अर्थ है ये निकलता है कि हम आदेश देते हैं? ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण। शब्द से पता चल रहा है परम आदेश। ठीक है ना? कमांड यानी सुप्रीम कोर्ट अफसर को परमादेश देता है अपना काम करो। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छोड़ने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? जो अवैध रूप से हिरासत में ले लिया किसी व्यक्ति को तो न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? ऑप्शन है उत्प्रेक्षण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। ये करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना? टू हैव द बॉडी, बंदी को 24 घंटे में कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष पेश करो, 24 घंटे के अंदर अंदर। प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठ जाता है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है तो कोर्ट कौन सी रेट जारी करता है? ऑप्शन है प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेक्षण। इसमें होता है अधिकार परीक्षा। मतलब वो अधिकार पूछता है कि किस अधिकार से आप इस कुर्सी पे बैठे हो। ठीक है ना? क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते? यानी ऐसे भी अधिकार हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे। वो कौन से हैं? भले ही नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो वो है अनुच्छेद 14, 15 या फिर 19 या 20, 21 या 25, 26। वो है दोस्तों 20 और 21। यानी 44वें संशोधन ने कहा है कि लाइफ और लिबर्टी 21 वाले, ठीक है ना, और कॉन्विक्शन और प्रोटेक्शन 20 वाले हमेशा जिंदा रहेंगे। इनको नहीं हटा सकता कोई 20, 21 वालों को। वैसे 20, 21 की उम्र में कोई किसी को नहीं हटा सकता ना, जिद्दी होते हैं। ठीक है ना? वैसे ही है। क्वेश्चन है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? यानी सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 31, 32, 33, 34। तो ये है अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 में है। 33 सेना और पुलिस को डिसिप्लिन में रखने के लिए उनके 33% अधिकार संसद रोक लेती है। इनको भी डिसिप्लिन में रखता है तो अनुच्छेद 33 में। क्वेश्चन है कि मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जब मार्शल लॉ लागू हो जाता है, मिलिट्री रूल लागू हो जाते हैं, तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध जो लगते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 33, 34, 35, 36। आंसर आएगा अनुच्छेद 34। जब शहर में सेना घुसती है, ठीक है, आर्मी रूल घुसता है तो आम लोगों के लिए अधिकार दब जाते हैं। अनुच्छेद 34 में, ठीक है ना? अनुच्छेद 34 में जब सेना कैसे आती है? 4x4 आती है, 4x4 आती है। ठीक है ना? क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। किस अनुच्छेद में है कि मौलिक अधिकारों को जो प्रभावी बनाना है वो शक्ति, कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ऐसा कहाँ है? ऑप्शन है अनुच्छेद 33, 34, 35, 36। आंसर आएगा अनुच्छेद 35। भाग 3 का जो आखिरी आर्टिकल है 35, वो कहता है कि राइट्स पर कानून सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। क्वेश्चन है कि गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था इसमें? ऑप्शन है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। फिर है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, या फिर नीति निर्देशक तत्व है वो मौलिक अधिकारों से बड़े हैं। ये फैसले में क्या आया था? ये फैसले में कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 1967 में ये कहा था
कि संसद मौलिक अधिकारों में नहीं करेगी संशोधन। ठीक है ना? 11 जजों ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स पवित्र हैं। संसद इन्हें गोलकनाथ नहीं कर सकती। यानी गोलकनाथ वाले में क्या करा था? संसद इस जो राइट्स हैं हमारे उनको गोल नहीं कर सकते। गोलकनाथ मामला ये फैसला आया था। क्वेश्चन आगे है कि किस ऐतिहासिक केस 1973 का है? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। कौन कौन से ऐतिहासिक केस था जिसमें संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया? ऑप्शन है गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती या फिर मेनका गांधी। आंसर आएगा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस था 1973 का। ठीक है ना? 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी इसमें। तो संसद कुछ भी बदले पर बेसिक स्ट्रक्चर यानी नींव को नहीं हिला सकते, उनको नहीं ला सकती। ये फैसला आया था केशवानंद भारती में। केशवानंद को कैसे याद करेंगे? केशव से याद करेंगे। केशव किसे कहते हैं? कान्हा को। ठीक है ना? तो उनका जो फैसला है उसमें ये कहा गया था कि नींव को नहीं छेड़ना। यानी कान्हा की बनाई हुई, केशव की बनाई हुई नींव कौन हिला सकता है? ऐसा इसमें याद रखेंगे। आप एक काम और कर दिया करो, आप लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। क्वेश्चन आगे है, तो किस नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, 3, 4, 4 ए। आंसर आएगा भाग 4 में। कहाँ से कब तक? 36 से 51 तक। 36 से 51 तक। और ठीक है ना? डीपीएसपी 4 लेटर्स हैं, भाग 4 में है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो शॉर्ट में लिखते हैं तो डीपीएसपी कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं। तो भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी प्रेरणा भारत के किस संविधान से ली गई है? भारत ने किस देश के संविधान से लिए? कहाँ से लिए? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, रूस, फ्रांस। ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड के लोगों ने हमें डायरेक्शन, निर्देश दिया कि सरकार कैसी होनी चाहिए। ठीक है ना? कहाँ से आए? आयरलैंड से। क्वेश्चन है कि क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? क्या न्यायालय इन्हें चेंज कर सकता है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, केवल राष्ट्रपति की अनुमति से या सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये नहीं है। ठीक है ना? ये चेंजेबल नहीं है। अनुच्छेद 37 में ऐसा कहा है। ये सिर्फ सरकार को एडवाइस है। अगर सरकार नहीं माने, आप पर कोर्ट जाकर केस नहीं कर सकते। ठीक है ना? इसमें ये है कि अपन फोर्स नहीं कर सकते उसको। क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने का निर्देश देता है कि राज्य कल्याणकारी हो? ऑप्शन है अनुच्छेद 36, 38, 40, 44। ऐसा है अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38। 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देकर वेलफेयर यानी कल्याण करेगा। अनुच्छेद 38 में। प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन है 39 ए, 39 डी, 41 या 43। आंसर आएगा 39 डी। ठीक है ना? डी से क्या याद करेंगे? 39 डी से क्या याद करेंगे? डी से देना याद करेंगे। क्या? पैसे देना, पे करना। ठीक है ना? यानी आदमी हो या औरत, सेम काम के लिए सेम पैसा देना पड़ेगा। 39 डी में। प्रश्न है कि समान न्याय, मुफ्त विधिक सहायता इस अनुच्छेद में है। समान न्याय हो और मुफ्त विधिक सहायता हो। ठीक है? अनुच्छेद 39, 39 ए, 40 और 44। आंसर है 39 ए। 39 ए में ऐसा है कि 42वां संशोधन 1976 का गरीबों के लिए इसमें 39 ए यानी एड सहायता जोड़ दिया था। क्या जोड़ा था? ए से ऐड करा था। क्या जोड़ा था? सहायता जोड़ी थी इसमें। ठीक है ना? गरीबों के लिए। क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद का विषय है? ऑप्शन है 48, 40, 42, 45। अनुच्छेद 40। गांधी जी का सपना 40 कदम दूर था। 40 से याद करेंगे कि क्या पंचायतें बननी चाहिए। प्रश्न है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 41, 42, 43, 44। आंसर आएगा 42। 42 काम की जगह अच्छी यानी मानवीय होनी चाहिए और गर्भवती महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए। ये अनुच्छेद 42 में है। प्रश्न है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योगों का विकास किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 41, 42, 43, 46। आंसर आएगा 43। यानी 43 गांधी जी का चरखा, कुटीर उद्योग और मजदूरों को पेट भरने लायक मजदूरी हो, ये अनुच्छेद 43 में कहा है। क्वेश्चन है कि उद्योगों के प्रबंधन प्रबंधन में
मजदूरों की भागीदारी किस नए अनुच्छेद में जोड़ा गया? उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी कौन से नए अनुच्छेद में ये जोड़ा गया? ऑप्शन है 43 ए, 43 बी, 43 ए या 39 ए। ये जोड़ा गया 43 ए में। 43वें संशोधन के द्वारा 43 में मजदूरी मिली। 43 ए में 1976 में मैनेजमेंट में बैठने की पावर भी मिल गई। 43 ए में। क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों का संवर्धन किस अनुच्छेद में है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। ऑप्शन है अनुच्छेद 43 ए, 43 बी, 44 या 48। आंसर आएगा 43 बी। 97वां संशोधन 2011। ठीक है ना, 97वां संशोधन था 2011 के द्वारा। 43 बी, बी में क्या है? भाईचारा। बी से क्या याद करेंगे? भाईचारा। मिलजुल कर बिजनेस करो, कोऑपरेटिव। क्वेश्चन है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास राज्य करेगा। ऐसा कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40, 44, 48 या 50। समान नागरिक संहिता है 44। 4 और 4 दोनों समान है। याद करें, क्या करेंगे? समान नागरिक संहिता। आगे पूछा गया था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का निर्देश किस अनुच्छेद में है? कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उन बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का निर्देश। अनुच्छेद 41, 45, 46, 21 ए। तो ये है अनुच्छेद 41, 45। ठीक है। 84वां संशोधन हुआ 2002 में। 45 का मैटर 21 ए में डाल दिया गया था। यानी 45 में जो 6 वर्ष तक के हैं साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में डाल देना चाहिए 45 में। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दुर्बल वर्गों की शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 44, 45, 46, 47। किसकी? एससी एसटी की और दुर्बल वर्ग की। तो ये है अनुच्छेद 46 में। 46 में कमजोर वर्गों को शिक्षा और पैसे से ऊपर उठाना है। नेक्स्ट है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य का सुधार किस अनुच्छेद में है? जैसे नशीली दवाओं और शराब पे रोक। ऑप्शन है अनुच्छेद 46, 47, 48, 49। ये अनुच्छेद 47। AK-47 से याद करेंगे कि शराब और नशीली दवाएं AK-47 की तरह जानलेवा है, इन पर रोक लगाओ। ठीक है ना। या फिर ऐसे कर लेते हैं कि AK-47 ज्यादा कौन चलाते हैं? फालतू में कौन चला देता है? शराब पी के, नशीली दवाएं पी के। नेक्स्ट है कि कृषि और पशुपालन का संगठन गोवध निषेध किस अनुच्छेद में है? कृषि और पशुपालन का संगठन और गोवध का निषेध। ऑप्शन है अनुच्छेद 47, 48, 48 ए और 50। आंसर है अनुच्छेद 48। अच्छी नस्ल की गाय पालो और हत्या पर रोक लगाओ। जिसमें 48 में अच्छी नस्ल की गाय पालो। क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में है? नीति निर्देशक तत्वों में वैसे ज्यादा अनुच्छेद पूछे जाते हैं। ऑप्शन है कि अनुच्छेद 48, 48 ए, 49, 51 ए। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीव की रक्षा। ये है 48 ए में। 42वें संशोधन द्वारा 48 में क्या बचाई थी? गाय बचाई थी। और 48 ए में पेड़ और जंगल के जानवर भी बचाए। ठीक है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 48, 49, 50, 51। तो ये बचाए थे 49 में। जैसे ताजमहल, लाल किला की रक्षा करना राज्य की ड्यूटी है 49 में। क्वेश्चन है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 48, 49, अनुच्छेद 50 या 51। ये अनुच्छेद 50 है। 50-50 में बांट दिया दोनों को, सरकार और कोर्ट का काम है, आधा आधा अलग कर दिया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ऑप्शन अनुच्छेद 49, 50, 51, 52। आंसर आएगा अनुच्छेद 51। 51 का शगुन देकर दुनिया के देशों के साथ शांति कायम रखो। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को बैंक की सुविधा पर दिए एक चेक कहा था? यानी बैंक की सुविधा पे एक दे चेक है, नीति निर्देशक तत्व है। ऐसा किसने कहा? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, KT शाह, TT कृष्णमाचारी या जवाहरलाल नेहरू। ऐसा कहा था KT शाह ने। KT शाह ने कहा था कि ये तो ऐसा चेक है, जब सरकार का मन होगा तभी केस देगी, यानी तभी लागू करेगी जब उनको सुविधा लगेगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि DPSP और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव होने पर किस केस में हार्मनी का सिद्धांत दिया गया था?
ऑप्शन है चंपकम दोराइजन केस, गोलकनाथ केस, मिनरवा मिल्स या केशवानंद केस। आंसर आएगा मिनरवा मिल्स केस 1980 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआर और जो जो मौलिक अधिकार हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वो दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में नए नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14, 19, 31 पर प्राथमिकता देने की कोशिश की। यानी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी। इस संशोधन के अनुसार 24वां संशोधन, 42वां, 44वां या 86वां। आंसर आएगा 42वां संशोधन 1976। इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन से बीपीएसपी को बड़ा बना दिया था, जिसे बाद में मिनरवा मिल्स में खारिज किया गया था। नेक्स्ट है कि ग्रीनविले ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था? ग्रीनविल ऑस्टिन ने। ऑप्शन है संविधान की आत्मा, कचरा, दिखावा या चेक। इन दोनों को क्या कहा था? इन दोनों को कहा था संविधान की आत्मा। ठीक है ना। ऑस्टिन ने कहा कि भाग 3 और 4 मिलकर संविधान की अंतरात्मा बनाते हैं। क्वेश्चन आगे है कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा थे या नहीं? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे कि नहीं थे? ऑप्शन है हाँ, नहीं थे। नहीं थे तो 44वें संशोधन में जोड़े गए या 42वें में जोड़े गए। हाँ, केवल 5 कर्तव्य थे। आंसर आएगा नहीं थे। 42वां संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे। 42वां संशोधन 1976 में। यानी जब आजादी मिली तो कर्तव्य नहीं दिए। इमरजेंसी में सरकार को याद आया कि जनता के कर्तव्य भी होने चाहिए, 1976 में। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़े गए थे। कौन सी समिति थी सिफारिश करने वाली? आंसर आएगा बलवंत राय मेहता, शरण सिंह समिति, वर्मा समिति या कोठारी समिति। आंसर है शरण सिंह समिति। कर्तव्य सोने की तरह कीमती होते हैं, शरण सिंह समिति। कर्तव्यों को इन्होंने क्या माना था? सोने की तरह कीमती माना था। शरण सिंह याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ या फिर ब्रिटेन। ये लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ, रूस। यानी रूस दोस्त ने बताया कि देश के लिए नागरिकों की ड्यूटी कर्तव्य होने चाहिए, कि देश के लिए नागरिकों की भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए। ऐसा बताया किसने? रूस ने बताया था। क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग अनुच्छेद में शामिल किए गए? ऑप्शन है भाग 3 अनुच्छेद 35 ए, भाग 4 अनुच्छेद 51, भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए या फिर भाग 5 अनुच्छेद 52। आंसर आएगा भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए, दोनों ए है ना। भाग 4 के जस्ट बाद 4 ए 51 ए लगाकर कर्तव्यों को चिपकाया। क्वेश्चन आगे है कि 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ऑप्शन है 8, 10, 11, 12। ये थे 10 जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 बोले थे, पर सरकार ने पूरे 10 की लिस्ट बना दी थी 1976 में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन है 10, 11, 12, 15। आंसर है 11। 10 पहले थे, 2002 में पढ़ाई वाला एक और जुड़ गया, तो टोटल 11 हो गए। नेक्स्ट है कि 11वां मौलिक कर्तव्य इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन है 44वां संशोधन 1978, 86वां 2002, 92वां 2003, 97वां 2011। तो ये जोड़ा था 86वां संशोधन 2002। 86वें संशोधन ने शिक्षा को एफआर यानी मौलिक अधिकार 21 ए और जो नीति निर्देशक तत्व है 45 और जो एफडी है वो 51 ए के तीनों में डाल दिए थे। नेक्स्ट है कि 11वां मौलिक कर्तव्य 51 ए के क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 51 ए के क्या है? ऑप्शन है महिलाओं का सम्मान करना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना, वोट देना या टैक्स भरना। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। नेक्स्ट है कि क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या संसद कानून बनाए। इसमें है नहीं। सामान्यतः ये नॉन जस्टिफिएबल है। ये सिर्फ मोरल ड्यूटी है। ठीक है ना। अगर कोई राष्ट्रगान नहीं गाता तो डायरेक्ट जेल नहीं होती है, जब तक संसद कोई एक्ट ना बनाए। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 ए के अनुसार हमारा पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन है देश की रक्षा करना, संविधान का पालन, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना,
भाईचारा बढ़ाना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इसमें पहला है संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना। सबसे पहला काम क्या है? अपने संविधान और झंडे की रिस्पेक्ट करो। क्वेश्चन आगे है कि अनुच्छेद 51 ए बी दूसरा कर्तव्य से संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण से, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना या टैक्स देना। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना। जैसे बी फॉर बापू याद करते हैं, बी फॉर भगत सिंह याद कर लेते हैं। आजादी दिलाने वाले आदर्शों को दिल में रखो, याद रखो इनको। प्रश्न है कि 51 ए सी में तीसरा कर्तव्य भारत किस चीज की रक्षा करने की बात करता है? भारत की किस चीज की रक्षा की बात है? ऑप्शन है संस्कृति की, संप्रभुता, एकता, अखंडता की, जंगल झील की या सरकारी इमारतों की। तीन में कहा है संप्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है ना? सी फॉर सेंटर को, देश की यूनिटी, अखंडता सबसे ऊपर है। ये वर्ड्स भी तीन है, वैसे ऐसे भी याद कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 51 ए डी यानी चौथा कर्तव्य क्या कहता है? ऑप्शन है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, महिलाओं का सम्मान करें, वैज्ञानिकों की सोच या टैक्स भरें। चौथे में है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। डी फोर क्या होगा? डी फोर डिफेंस। चार में क्या है? चार में या तो अपन ऐसे करें कि चार, जब भी देश को जरूरत पड़े तो अपन कैसे भागे? 4x4 भागे, यानी भयंकर तरीके से भागे। ठीक है, या फिर अपन कर सकते हैं डी फॉर डिफेंस। ठीक है ना, डी 4 नंबर पे आता है, डी फॉर डिफेंस, यानी देश को जब जरूरत पड़े बॉर्डर पर डिफेंस करने पहुंच जाओ। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 51 ए ई यानी पांचवा कर्तव्य भारत के सभी लोगों से क्या निर्माण करना है? ऐसा समरता, समरसता, समान भातृत्व की भावना, वैज्ञानिक सोच या बिल्डिंग। इसमें आता है समरसता और समान भातृत्व। ठीक है ना? ई फॉर इक्वेलिटी, भाईचारा, धर्म भाषा से ऊपर उठकर भाईचारा रखो, महिलाओं के खिलाफ प्रथाओं का त्याग करो। ऐसा किसमें कहा है? ई में कहा है, इक्वेलिटी से याद रखेंगे, ई से इक्वेलिटी। क्वेश्चन आगे है कि अनुच्छेद 51 ए एफ यानी छठा कर्तव्य किससे संबंधित है? एफ संस्कृति से, पर्यावरण से, ज्ञान से या वोटिंग से। तो ये है संस्कृति से। संस्कृति से हमारी सामसिक जो संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उसको, कि इसमें एफ में है कि एफ फॉर फोक याद करेंगे अपन। ठीक है, कल्चर, अपनी मिक्स कल्चर की रिस्पेक्ट करो। क्वेश्चन आगे है कि अनुच्छेद 51 ए जी यानी सातवां कर्तव्य क्या बचाने को कहता है? ऑप्शन है पैसा, प्राकृतिक पर्यावरण, स्मारक और सरकारी दफ्तर। आंसर आएगा प्राकृतिक पर्यावरण। साथ में कहा है कि वन, झील, नदी और वन्य जीव बचाओ। जी फोर क्या याद करेंगे? जी फोर ग्रीनरी याद करेंगे। ग्रीनरी में क्या आता है? पर्यावरण आता है। जैसे ग्रीनरी मतलब पेड़ आ गए, जंगल आ गए, नदियां आ गई, इन्वायरमेंट आ गई। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 51 ए एच यानी आठवां कर्तव्य किस दृष्टिकोण के विकास की बात करता है? ऑप्शन है धार्मिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक, राजनीतिक या आर्थिक। इसमें आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी मानववाद। एच फोर क्या याद करा? एच फोर कम्युनिज्म याद करा। हाई थिंकिंग याद करा। हाई थिंकिंग किसकी? वैज्ञानिकों की, साइंटिफिक। अंधविश्वास छोड़ो और साइंस की सोच लगाओ, इसे याद करेंगे। क्वेश्चन आगे है कि अनुच्छेद 51 ए यानी आई, आई में क्या है? नौवां कर्तव्य किसकी सुरक्षा की बात करता है? ऑप्शन है महिलाओं की, सार्वजनिक संपत्ति की, बच्चों की या फिर पर्यावरण की। आई में है सार्वजनिक संपत्ति, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना है। यानी आई फोर आई डोंट डिस्ट्रॉय, मैं क्या नहीं करूंगा? डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा पब्लिक को, पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको। सरकारी बसें मत जलाओ, हिंसा मत करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। आई से आई डोंट डिस्ट्रॉय। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 ए जे यानी 10वां कर्तव्य क्या कहता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना, वोट देना, टैक्स देना या बच्चे पैदा करना। 10वें में क्या है? 10वें में है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना। जे फॉर जीत, एक्सीलेंस। जे फॉर क्या याद करेंगे? जीत याद करेंगे। जे फॉर क्या याद करेंगे? जीत याद करेंगे, यानी उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, आगे की ओर बढ़ना है। 10 में यानी लाइफ में हमेशा टॉप पर आने जाने की कोशिश करो ताकि देश का नाम हो, ये अपना मौलिक कर्तव्य है, देख लो आप। क्वेश्चन आगे है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ कर्तव्यों की सिफारिश की थी जिन्हें 42वें संशोधन में शामिल नहीं किया गया, वे कौन से थे?
ऑप्शन ए कर कर अदाई करना, कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर आर्थिक दंड सजा होना, दंड को न्यायालय में चुनौती नहीं देना, उपरोक्त सभी। यानी उपरोक्त सभी, इन सभी को नहीं माना था। स्वर्ण सिंह ने टैक्स देने और सजा देने को बोला था, पर कांग्रेस सरकार ने इन्हें लिस्ट से हटा दिया था। प्रश्न आगे है कि भारत के मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्मा समिति का क्या काम था? वर्मा समिति ने क्या करा था? ऑप्शन है नए कर्तव्यों को जोड़ना, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए मौजूद कानूनी प्रावधानों की पहचान करना, या कर्तव्यों को हटाना, या राष्ट्रपति को सलाह देना। आंसर है मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए मौजूद कानूनी प्रावधानों की पहचान करना। वर्मा जी ने बताया कि कर्तव्यों को मनवाने के लिए पहले से ही प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट 1971 जैसे कानून है, ये बताया था इन्होंने। प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल किन पर लागू होते हैं? किस पे लागू होते हैं? ऑप्शन है केवल विदेशी नागरिकों पर, केवल भारतीयों पर, नागरिक विदेशी दोनों पर, या केवल सरकारी कर्मचारियों पर। तो ये केवल भारतीय नागरिकों पे होंगे। ड्यूटी उसी की होगी जो इस घर यानी इस देश का मेंबर है। विदेशियों पर ड्यूटी लागू नहीं होती है। प्रश्न है कि क्या संविधान के मूल भाग में 26 जनवरी 1950 को मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख था? ऑप्शन है हाँ 10 कर्तव्य थे, हाँ केवल 5 थे, नहीं थे, या फिर केवल प्रस्तावना में थे। आंसर आएगा नहीं थे। इसमें 0 कर्तव्य थे ही नहीं। संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि लोग खुद समझदार हैं, ड्यूटी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगान गाने का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, लेकिन क्या किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया जा सकता है? ऑप्शन है हाँ कर सकते हैं 51 ए के तहत, नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुपचाप खड़ा रहना भी सम्मान है, या फिर हाँ पुलिस अरेस्ट कर सकती है भाई, हाँ, या फिर जुर्माना लगेगा। इसमें क्या हो सकता है? इसमें नहीं हो सकता है, चुपचाप खड़े रहना भी एक सम्मान माना जाता है। इसमें है कि 1986 का जो विजय एमेन्युअल केस है केरल का, उसमें एससी ने कहा था कि धर्म के कारण अगर कोई सिर्फ सामान से खड़ा है, गा नहीं रहा है, तो वो कोई अपराध नहीं है। तो ये आज के आपके क्वेश्चन थे दोस्तों। अपन पॉलिटिकल की एक और क्लास करेंगे, उसमें आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो इसे बने रहना। जय हिंद, जय भारत।